वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे गामा विकिरणों के लिए अवशोषण का नियम समझा दिया था। उसमें इस चित्र को बनाओ पहले कि एक शीट है, उस पर गामा फोटोन आपतित हो रहा है। इसकी इंटेंसिटी है स्टार्टिंग में कितनी, आई नॉट। आई नॉट क्या है यहाँ पर, प्रारंभिक तीव्रता। प्रारंभिक तीव्रता इक्वल टू आई नॉट। देखें इसमें ऐसा ही अगर फोर्स बॉडी संबंध भी आ रहा था पहले, n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर में माइनस के लैम्बडा टी, उसी रूप में ही है बिल्कुल। ये यहाँ पर दूरी के साथ परिवर्तन हो रहा है और वहां पर समय के सापेक्ष परिवर्तन होता था। लगातार रेडियो एक्टिव पार्टिकल के लिए उसका क्षय जो होता था समय के अकॉर्डिंग होता हुआ जाता था। लेकिन माना आई नॉट तीव्रता की एक गामा किरण, माना आई नॉट तीव्रता की एक गामा किरण dx मोटाई की पट्टिका पर आपतित होती है। dx मोटाई की पट्टिका पर आपतित होती है, तब गामा किरण की तीव्रता में दूरी के साथ परिवर्तन, माना आई नॉट तीव्रता की गामा किरण dx मोटाई की पट्टिका पर आपतित होती है, तब गामा किरण की तीव्रता में दूरी के साथ परिवर्तन किरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। किरण की तीव्रता के समानुपाती होती है, अर्थात करके पूरा लिख दो इसको यहां तक पूरा लिख दो। चित्र बना ही लिया था आपने, ये इक्वेशन नंबर 2 तक कंप्लीट कर दो। इक्वेशन नंबर 2 तक लिखने के बाद लिखना, अतः गामा किरणों की तीव्रता चरघातांकी रूप से कम होती हुई जाती है। अतः गामा किरणों की तीव्रता चरघातांकी रूप से कम होती हुई जाती है। समीकरण 2 गामा विकिरणों के लिए अवशोषण का नियम कहलाता है। समीकरण 2 गामा विकिरणों के लिए अवशोषण का नियम कहलाता है। ठीक है, अंडरलाइन कर देना। इस चित्र को बना लेते हैं, उसको बैक करके आप बना लेना इसको। ठीक है, चरघातांकी रूप से कम होता हुआ जाता है, ग्राफ को बना लेना। आगे देखिए, इसमें जो रेखीय अपसूषण गुणांक था उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे। रेखीय अपसूषण गुणांक हेडिंग डाल देना ग्राफ को बनाने के बाद। रेखीय अपसूषण गुणांक म्यू, माना इधर देखो म्यू इक्वल टू, यदि हम 1/x मान लेते हैं तब समीकरण 2 से हम कितना लिख सकते हैं, i इक्वल टू आई नॉट ई की पावर में माइनस के म्यू एक्स, ये है i इक्वल टू आई नॉट ई की पावर में माइनस के 1/x इंटू एक्स। ठीक है, यानी कि आई नॉट अपॉन ई, यानी कि 0.37। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 0.37 आई नॉट आ जाएगा।
ठीक है, इस तरह से 2.9 की समथिंग इसकी वैल्यू होती है, 2 और 3 के बीच में आती है। जब इसको सॉल्व करते हैं 0.37 आई नॉट, मतलब ये कह सकते हैं कि रेखीय अपसूषण गुणांक उस पट्टिका की उस मोटाई की व्युत्क्रम के बराबर होगा जहां पर तीव्रता प्रारंभिक तीव्रता की 37% हो जाए। मतलब एक पट्टिका है, उसमें से होकर गामा फोटोन गुजर रहा है, तो मान के चलो यहां पर जाकर यहां पर जाकर इतनी दूरी पर उसकी जो तीव्रता है वो कितनी रह गई, प्रारंभिक तीव्रता की 37% रह गई। तो उस दूरी इतनी पट्टिका की जो मोटाई होगी, इस मोटाई का हम व्युत्क्रम कर देंगे, वही क्या कहलाएगा, रेखीय अपसूषण गुणांक कहलाएगा। पहले लिखें इसको, पूरा लिख दो जितना बोर्ड पे लिख रहा है। और उसके बाद लैंग्वेज लिखना, अर्थात रेखीय अपसूषण गुणांक म्यू पट्टिका की उस मोटाई के व्युत्क्रम के बराबर होता है, पट्टिका की उस मोटाई के व्युत्क्रम के बराबर होता है जहां तीव्रता प्रारंभिक तीव्रता की 37% रह जाए, जहां तीव्रता प्रारंभिक तीव्रता की 37% रह जाए। और इसका जो मात्रक होगा वो मात्रक क्या होगा बता सकते हो, दूरी का व्युत्क्रम आ रहा है, इसका मात्रक जो होगा वो मीटर इनवर्स होगा, मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये हो सकता है मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। इसके बाद हेडिंग डालना, द्रव्यमान अपसूषण गुणांक। हेडिंग डालो इसके बाद द्रव्यमान अपसूषण गुणांक। हेडिंग डाल दो इसके बाद द्रव्यमान अवशोषण गुणांक। एक तो रेखीय अपसूषण गुणांक होता है, एक द्रव्यमान अवशोषण गुणांक होता है। रेखीय द्रव्यमान अपसूषण गुणांक क्या होगा, देखो इसको म्यू एम से रिप्रेजेंट करेंगे। जो रेखीय अपसूषण गुणांक है उसमें पदार्थ जो भी भरा हुआ है, उस पदार्थ जो शीट ले रहे हैं जिस भी पदार्थ की है उसका घनत्व ले लेते हैं। रो क्या है यहाँ पर, घनत्व। इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाएगा, द्रव्यमान अपसूषण गुणांक। देखें इसमें रेखीय अपसूषण गुणांक म्यू एवं पदार्थ का घनत्व रो का अनुपात, रेखीय अपसूषण गुणांक म्यू तथा पदार्थ का घनत्व रो का अनुपात द्रव्यमान अपसूषण गुणांक कहलाता है, द्रव्यमान अपसूषण गुणांक कहलाता है। इसे म्यू एम से दर्शाते हैं, इसे म्यू एम से दर्शाते हैं, अर्थात म्यू एम इक्वल टू म्यू बाई रो, अर्थात म्यू एम इक्वल टू म्यू अपॉन रो। रो क्या है यहाँ पर, पदार्थ का घनत्व। छोटी छोटी हेडिंग है ये इसी में अपसूषण के नियम से रिलेटेड। इसके बाद हेडिंग डाल देना अर्ध मोटाई, अर्ध मोटाई। अर्ध मोटाई वहां पर भी पढ़ा था आपने, अर्ध आयु काल, वहां पर समय के लिए अर्ध आयु बोल रहे थे, यहाँ डिस्टेंस के लिए अर्ध मोटाई बोल रहे थे। तो मान जहां पर तीव्रता प्रारंभिक तीव्रता की कितनी रह जाए, आधी रह जाए, उस दूरी को ही हम बोलेंगे गामा फोटोन उसमें से पट्टी में से होकर गुजर रही है, उसकी तीव्रता लगातार कम होती हुई जा रही है। जहां पर तीव्रता प्रारंभिक तीव्रता की कितनी हो जाएगी, 50% हो जाएगी, उस मोटाई को ही हम बोल देंगे अर्ध मोटाई। तब अभी देखो इधर से लैंग्वेज लिखवाऊंगा, तब समीकरण 2 से हम कितना लिख सकते हैं, I इक्वल टू आई नॉट ई की पावर में माइनस के म्यू एक्स। आई इक्वल टू कितना है, आई नॉट अपॉन 2, जब आई अपॉन आई नॉट अपॉन 2 है तब हमने डिस्टेंस मान ली उसकी कितनी है, x हाफ। जैसे वहां पर t हाफ से रिप्रेजेंट करते थे अर्ध आयु को, इसी तरह से हमने x हाफ सफिक्स में लगा दिया नीचे की ओर, x हाफ इस तरह से। तो जब तीव्रता आई नॉट अपॉन आई है तब डिस्टेंस कितनी है, x हाफ है। यहां से आई नॉट ले जाएगा हाफ, e की पावर में माइनस के म्यू x हाफ। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन में करके, या 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले ऐसे लिख दो, 2 इक्वल टू e की पावर में म्यू x हाफ हो जाएगा। तो ln 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू x हाफ हो जाएगा। तो x
हाफ इक्वल टू कितना जाएगा ln2 अपॉन म्यू। तो ln2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010 होती है, लेकिन 10 बेस में आकर हम इसको चेंज करेंगे 2.303 इंटू लॉग 10 में 2 की वैल्यू और अपॉन म्यू। तो x हाफ इक्वल टू कितना जाएगा 2.303 इंटू लॉग 10 पर 2 की वैल्यू हो जाएगी 0.3010 और अपॉन में कितना हो जाएगा म्यू। तो x हाफ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0.693 अपॉन म्यू। इसी तरह से वहां पर भी t हाफ का फॉर्मूला आ रहा था कितना 0.693 अपॉन में कितना म्यू की जगह वहां था लैम्डा डीके कांस्टेंट। इसी तरह से वहां पर था, उसी रूप में ये आ रहा है। तो लिखें इसमें अर्ध मोटाई हेडिंग डालकर लिखो पट्टिका की वह मोटाई जहां तीव्रता प्रारंभिक तीव्रता की आधी रह जाती है। पट्टिका की वह मोटाई जहां तीव्रता प्रारंभिक तीव्रता की आधी रह जाती है उसे अर्ध मोटाई कहते हैं, उसे अर्ध मोटाई कहते हैं। अर्थात करके पूरा लिख दो। इसको मिटाना था केवल। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी है एक तरह से मीटर या सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन लिखें। कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन लिखो। जिंक 65 से उत्सर्जित 1.14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले गामा फोटोन के अवशोषण प्रयोग में जिंक 65 से उत्सर्जित 1.14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले गामा फोटोन के अवशोषण प्रयोग में यह परीक्षित किया गया कि 25 सेंटीमीटर मोटाई की एल्यूमिनियम की प्लेट गामा किरणों की तीव्रता 25 सेंटीमीटर मोटाई की एल्यूमिनियम की प्लेट गामा किरणों की तीव्रता 2% तक कम कर देती है। गामा किरणों की तीव्रता 2% तक कम कर देती है। तब एल्यूमिनियम प्लेट की अर्ध मोटाई ज्ञात करो। और आपको एक वैल्यू दी हुई है, ब्रैकेट में लिख देना ln50 इक्वल टू 3.912। ln50 इक्वल टू 3.912 इतनी वैल्यू दी हुई है। तो देखो एक जिंक 65 है, उससे गामा फोटोन है इमिट हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं कितनी ऊर्जा के 1.14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के, और वो एक एल्यूमिनियम की जो प्लेट है उससे अवशोषित हो रहे हैं, मतलब उस पर जाकर टकरा रहे हैं। तो 25 सेंटीमीटर मोटाई की वो प्लेट है
अगर उसमें 25 सेंटीमीटर वो गुजर रहे हैं तो उसकी तीव्रता 2% कम हो गई। मतलब यहां पर जब x इक्वल टू कितना है 25 सेंटीमीटर या इक्वल टू लिख सकते हैं 0.25 मीटर, मीटर में चेंज करें तब तीव्रता कितनी है I इक्वल टू आई नॉट का 2%, आई नॉट का 2% यानी कि आई नॉट इंटू 2/100 यानी कि हम लिख सकते हैं 0.02 इंटू 0.02 आई नॉट। ठीक है, इतनी तीव्रता वहां पर रहेगी कब, जब वो 25 सेंटीमीटर उसमें से एंटर कर जाएगा। अब आपको उसकी अर्ध मोटाई याद करनी है, मतलब जहां पर तीव्रता प्रारंभिक तीव्रता की कितनी रह जाएगी 50% रह जाएगी, आधी रह जाएगी। ठीक है, चूंकि x हाफ इक्वल टू हमें याद करना है, इसके लिए 0.693 अपॉन म्यू ये होता है इक्वेशन नंबर 1। हमें म्यू की वैल्यू चाहिए, अगर म्यू आ गया हम x हाफ को निकाल सकते हैं। चूंकि अवशोषण के नियम से, तो लगाओ अवशोषण के नियम से I इक्वल टू कितना होता है आई नॉट e की पावर में माइनस के म्यू x ये होता है। तो I कितना है, जब I इक्वल टू 0.02 आई नॉट तब x इक्वल टू कितना है 0.25 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर, अगर हमने इसको मीटर में लिखा है तो कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे 0.02 आई नॉट e की पावर में माइनस के म्यू और x की वैल्यू 0.25 इतना लिख सकते हैं। ठीक है, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल आउट हो गया, 0.02 इक्वल टू e की पावर में माइनस के म्यू 0.25 इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर ln 0.02 इस तरह से लिख सकते हैं, ln 0.2 इक्वल टू माइनस के म्यू 0.25 ये हो जाएगा। तो म्यू इक्वल टू हमें निकालना है ln 0.02 अपॉन में कितना जाएगा ये 0.25 और ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू यहां से निकालना है, इसको हम कितना लिख सकते हैं ln 2/100 लिख सकते हैं। तो माइनस इसको हमने कितना लिख दिया ln 2/100 अपॉन में 0.25, तो माइनस के या 1/50 लिख सकते हैं, माइनस के ln 1/50 अपॉन 0.25। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस ln 1 माइनस की ln 50 इस तरह से लिख सकते हैं अपॉन में 0.25। तो माइनस ln 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ln 50 अपॉन बचेगा 0.25 म्यू। ठीक है, अब यहाँ पर ln 50 दे रखा है, ये ध्यान रखना 10 बेस में नहीं है, ये e बेस में होता है। ln का मतलब होता है log e बेस में, जो भी आप वैल्यू आप लॉग टेबल जो पढ़ते हो उसमें वैल्यू दी जाती है वो 10 बेस पे दी जाती है, इस चीज का ध्यान रखना। तो आपको ln 50 डायरेक्ट ही दिया हुआ है कितना 3.912, करें इसको कंप्लीट जिससे म्यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे 3.912 डालोगे अपॉन में 0.25, इसका मान आएगा 15.64 मीटर इनवर्स, क्योंकि म्यू है अपोजिट होता है, पहले बताया था, इसका मान ये आएगा 15.64 मीटर इनवर्स। और इसको जब इसमें डालोगे तो यहाँ से x समीकरण 1 में डालोगे तो x हाफ की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15.64 को अगर आप डालोगे 0.044 मीटर, या 0 इधर ले जाएंगे 4.4 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखी थी पहले इसलिए हमने सेंटीमीटर में निकाल दिया, उसको मीटर में चेंज करने की जरूरत भी नहीं थी, आप सीधा सेंटीमीटर में भी ले सकते थे। लेकिन मैं मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह से कराता हूँ कि पहले आप सभी मात्राओं को ऐसा यूनिट्स में चेंज कर लो और उसके अकॉर्डिंग करो, क्योंकि इसमें दिक्कत नहीं आती, कहीं पर भी कंफ्यूजन की दिक्कत नहीं होती वहां पर।
सबसे पहले ऐसा यूनिट्स में चेंज कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो। सेंटीमीटर सीजीएस पद्धति में है, उसको हमने मीटर में इसलिए लिख लिया ऐसा यूनिट्स बनाने के लिए। कंप्लीट कर लो इस क्वेश्चन को। म्यू की वैल्यू को समीकरण 1 में रखकर x हाफ निकाल लेना वहां से, अर्ध मोटाई। इसके बाद हेडिंग डाल देना इस क्वेश्चन को करने के बाद, भारी आवेशित कणों की परास। भारी आवेशित कणों की परास, और इसमें क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। भारी आवेशित कणों की परास, और इसमें क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो भारी आवेशित कणों की परास, और क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो सिद्ध कीजिए कि भारी आवेशित कणों की परास, सिद्ध कीजिए कि भारी आवेशित कणों की परास प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के वर्ग के समानुपाती होती है। भारी आवेशित कणों की परास प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, अब इधर देखो, पूरा फोकस इधर करो कि पहले तो हम बात करते हैं परास पर, रेंज पर, कि कोई भी भारी आवेशित कण है वो एक माध्यम में से होकर गुजर रहा है। ये क्या है, इसमें एक माध्यम भरा हुआ है, इस माध्यम में होकर से कोई भी भारी आवेशित कण है ये इस तरह से इसमें एंटर कर रहा है। ठीक है, इसका वेग है v, इसका द्रव्यमान है कैपिटल M, और वो इसमें गति कर रहा है। तो लगातार वो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। लगातार एनर्जी को लॉस करने के बाद उसका लगातार वेग कम होता हुआ जाएगा। तो मान के चलो वो इतनी दूरी तक तय कर रहा है, मतलब लगातार वेग कम होता हुआ जा रहा है। तो स्थिर अवस्था में आने से पूर्व वो इतनी दूरी तय कर रहा है। तो माध्यम में स्थिर अवस्था में आने से पूर्व वो जितनी डिस्टेंस तय करेगा, इतनी डिस्टेंस तय कर रहा है, उस डिस्टेंस को ही हम बोल देते हैं रेंज। कितना, इसको ही हम बोल देते हैं, इतनी डिस्टेंस जो तय कर रहा है उसको बोल देंगे हम आर रेंज। ठीक है, तो यहां से यहां तक दूरी तय की उसने, उसको बोल दिया हमने परास, उस भारी आवेशित कण की रेंज। तो इसको हम छोटे छोटे इस तरह से मान सकते हैं कि वो प्रारंभ में ई नॉट काइनेटिक एनर्जी लेकर आ रहा है। तो उस रेंज को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि dx दूरी छोटे छोटे अल्पांशों के रूप में ले लिया इसमें, इस तरह से यहां तक चल रहा है छोटे छोटे अल्पांश के रूप में, और 0 से कितनी दूरी तक चल रहा है वो, यदि x दूरी तक, 0 से x दूरी तक, और सभी का सम कर देंगे 0 से x का, तो वो सभी का क्या हो जाएगा, टोटल सम जो होगा वो क्या कहलाएगी, उसकी रेंज कहलाएगी। यहाँ पर 0 है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो कितनी है, x। तो dx की हमने लिमिट लेकर 0 से x तक किया, वो क्या आ जाएगी, इसकी रेंज। ठीक है, इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते क्या, देखते जाना, माइनस के dx अपॉन de और माइनस के de, इस तरह से नहीं लिख सकते क्या इसको, माइनस के dx अपॉन de, माइनस के de से de कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस dx हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन जो हो रहा है e के सापेक्ष हो रहा है, एनर्जी के सापेक्ष। तो स्टार्टिंग में वो एनर्जी लेकर आ रहा है e नॉट, तो उसकी लोअर लिमिट हो जाएगी e नॉट, अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, यहां तक जाने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, क्योंकि स्थिर अवस्था में आ गया तो 0 हो जाएगी, e नॉट से 0 इस तरह से। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, r इक्वल टू e नॉट से 0 माइनस के de अपॉन dx का इनवर्स, उल्टा करके लिख दिया इसको, इंटू माइनस के de। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, खुद देखो, माइनस के de अपॉन dx इनवर्स इस तरह से, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। क्यों, क्योंकि भारी आवेशित कणों के लिए, क्योंकि भारी आवेशित कणों के लिए बोर सूत्र हमने पढ़ा है, या ऊर्जा हानि हमने पढ़ी है। ऊर्जा हानि वो कितनी होती है, ऊर्जा हानि या ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम, बोर सूत्र याद है क्या, वो माइनस के de अपॉन dx इक्वल टू कितना होता है, z स्क्वायर e की पावर में 4 अपॉन में 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन Z1 अपॉन में mv स्क्वायर लॉग ई बेस में 2mv स्क्वायर अपॉन में hf ये होता था। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो de अपॉन dx है, माइनस के de अपॉन dx है, वो प्रोपोर्शनल है z के स्क्वायर के और v के स्क्वायर के, इन दोनों के प्रोपोर्शनल है। इस तरह से हम लिख सकते हैं उसको। ठीक है, ई नॉट क्या थी यहाँ पर? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ई नॉट प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो स्टार्टिंग में वो लेकर वहां पर एंटर किया है बाहरी आवेशित कण। इस तरह से लिख दिया इसको। चूंकि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? E इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, आपतित कण की काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपतित कण की काइनेटिक एनर्जी E इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2E अपॉन एम। ठीक है, तो यहां से dE अपॉन dx प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके? z स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे 2E और ऊपर आ जाएगा m। ठीक है, उसका हम द्रव्यमान कितना लेकर चल रहे थे? वहां पर भी m ही लेकर चल रहे थे, इस कैपिटल M, लेकिन वो फॉर्मूले में आया नहीं था। ये वाला स्मॉल m किसका था? जो माध्यम के कक्षीय इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। तो माइनस के dE अपॉन dx प्रोपोर्शनल हो गया इसके, इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पर माइनस के dE अपॉन dx की वैल्यू हम प्रोपोर्शनल में डाल रहे हैं, तो ये वाला साइन भी प्रोपोर्शनल में ही बन जाएगा। समीकरण इधर ही लिख देते हैं, समीकरण 1 व 2 से तो रेंज कितनी आ जाएगी? प्रोपोर्शनल में आएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल वैल्यू डाल रहे हैं ना कि इक्वल वैल्यू डाल रहे हैं। तो यहाँ पर E नॉट से 0 कितना हो जाएगा? z स्क्वायर m अपॉन में 2E, और इसका क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? dE माइनस के dE, कितना हो जाएगा? माइनस के dE। तो यहां से रेंज इक्वल टू कितनी आ जाएगी? रेंज को यहां पर देखते हैं, रेंज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? ये z स्क्वायर, z क्या है? आने वाले कण है, जो भी है आ रहा है, प्लस में z ये वाला आ रहा है, तो z उसका परमाणु क्रमांक है और z1 इस माध्यम के परमाणु का परमाणु क्रमांक है, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। तो r प्रोपोर्शनल यहां पर आ जाएगा z स्क्वायर m बाहर आ जाएगा, सॉरी पहले उल्टा रखना है उसको, E नॉट 0, इसको इनवर्स करेंगे तो 2E अपॉन में कितना आ जाएगा? z स्क्वायर अपॉन m कितना आ जाएगा? 2E अपॉन z स्क्वायर m, और ये आ जाएगा माइनस की dE। ठीक है, यहाँ पर r प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन z स्क्वायर m, बाहर ले लिया, 2 को भी बाहर ले लिया, E का हम यहाँ पर करेंगे, माइनस को भी बाहर ले लिया, यहाँ पर E का इंटीग्रेशन करेंगे E के सापेक्ष, तो E स्क्वायर अपॉन 2 ये हो जाएगा, और 0 से E नॉट। तो यहाँ पर R प्रोपोर्शनल में आएगा, यहाँ पे लिख देता हूं, R प्रोपोर्शनल में आएगा कितना? माइनस के 2 अपॉन z स्क्वायर m। ठीक है, और इस पर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट 0, माइनस के लोअर लिमिट लगाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा E नॉट का स्क्वायर अपॉन में 2, ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां से हम लिख सकते हैं ये सभी कांस्टेंट हैं, 2 कांस्टेंट, z कांस्टेंट, m कांस्टेंट, ये सभी कांस्टेंट हैं, तो r प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं हम E नॉट का स्क्वायर। यहां से हम लिख सकते हैं इंप्लाइज करके कि r प्रोपोर्शनल है E नॉट के स्क्वायर के, मतलब प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के वर्ग की क्या है? परास समानुपात में है। लिख दें इसको, हेडिंग डाल दी थी आपने, उसमें लिखना जब कोई बाहरी आवेशित कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब कोई बाहरी आवेशित कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा माध्यम में गति करते हैं तो लगातार अपनी गतिज ऊर्जा का ह्रास करते हैं। जब कोई बाहरी आवेशित कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा माध्यम में गति करते हैं तो लगातार अपनी गतिज ऊर्जा का ह्रास करते हैं,
तब वह स्थिरावस्था में आने से पूर्व जितनी दूरी तय करता है, वह आवेशित कण की परास, ब्रैकेट में लिख देना रेंज, RANGE कहलाती है। माना आवेशित कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा E0 है। माना आवेशित कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा E0 है, तब वह स्मॉल x दूरी तय करने पर अपनी संपूर्ण गतिज ऊर्जा को खो देता है। अर्थात परास r इक्वल टू 0 से x dx, 0 से x दूरी तक का इंटीग्रेशन कर दिया, वही डिस्टेंस क्या कहलाएगी, उसकी रेंज कहलाएगी, परास कहलाएगी। ठीक है, और इसको पूरा लिख दो, इसको बाद में लिखना है, नीचे वाले को उधर से कवर करते हुए लाओ उसको। टू से टू कट के इसमें एक बार इसको लिख देना z² है, और इसमें फिर आगे लिख देना कि r है वो प्रोपोर्शनल है E0 के स्क्वायर के। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम डिटेक्टर पढ़ेंगे, संसूचक पढ़ेंगे कि कोई भी अल्फा, बीटा या गामा पार्टिकल, या एक ही शब्द में कहें कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, वो माध्यम में से होकर गुजर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ उसके साथ अन्योन्य क्रिया कर रहा है। ये पूरा हमने इस चैप्टर में देखा था। तो उसी के आधार पर हम उनका संसूचन करेंगे कि कहीं पर भी अगर अल्फा, बीटा, गामा किरणों का उत्सर्जन हो रहा है, ऐसे तो है नहीं अल्फा, बीटा, गामा किरणें हमें आंखों से दिख रही हो कि ये गया भाई अल्फा, ये गया बीटा, ये गया गामा, इस तरह से नहीं देख सकते। तो हम उनको डिटेक्ट करेंगे, एक मशीन बनाएंगे, एक उपकरण बनाएंगे, एक अपैरेटस बनाएंगे। उस अपैरेटस की वजह से उसको हम डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो उसे बोलते हैं डिटेक्टर, संसूचन करने वाला डिटेक्टर, विकिरण संसूचक। कि कहीं पर भी अगर रेडियो एक्टिव पार्टिकल रखा हुआ है तो उससे विकिरण उत्सर्जित हो रही हैं, तो उनको वो डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, उसे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।